तमाम सहाफ़ी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब दोस्तों की वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो निकल के सामने आते हैं और फिर दुनिया की नज़र में जब आते हैं तो फिर उनके हल निकलते हैं। तो मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे जो यूट्यूब के चैनल हैं, जो फेसबुक के ऊपर लोग रिपोर्टिंग करते हैं और जो प्रिंट मीडिया से भी रिलेटेड हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। आज हम मारिया शहबाज केस को तफसील से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से लोग राह निजात मिनिस्ट्री पर तनकीद भी करते रहे हैं। हमने उस तनकीद को खुले दिल से बर्दाश्त किया है। बहुत से दोस्त हमें क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं। जिस लॉ फर्म के साथ हम काम करते रहे उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है। बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है। तो अब हमने ये ज़रूरत समझी कि अब इस मारिया शहबाज केस को शुरू से लेके आखिर तक आप सब लोगों के सामने रखा जाए और बताया जाए कि इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई और अब ये क्या कहाँ पर पहुँचा है और इसका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन जो है वो राह निजात मिनिस्ट्री क्या तय कर चुकी है। सबसे पहले हम इस केस की FIR पे बात करेंगे। इस केस की FIR 29 जुलाई 2025 को दर्ज होती है, जिसमें उसका वालिद मारिया शहबाज का वालिद शहबाज मसीह ये दर्ज कराता है कि मेरी बच्ची घर से अगवा हुई और मिल नहीं रही। इसके बाद जो पहली चीज़ सामने आती है जिस पे मैं अब ज़्यादा बात करूँगा और जो मेरा फोकस पॉइंट है वो है निकाहनामा। जब पर्चा होता है, FIR दर्ज होती है, तो उसके फ़ौरन बाद एक निकाहनामा और दफ़ा 164 का बयान जो है वो सामने आ जाता है। तो उस निकाहनामे में मैं ज़रा बात करूँगा। मेरे हाथ में वो निकाहनामा है, उस बच्ची का इस्लामी निकाहनामा। मैं और आप यहाँ पर बैठे तमाम दोस्त अहबाब बखूबी जानते हैं कि जब दो पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कोई ज़मीन का एग्रीमेंट होता है, कुछ पैसों का लेन देन होता है या कोई दीगर मामला तय पाते हैं, तो उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन होता है उसके ऊपर उनके दस्तखत मौजूद होते हैं, उनका थंब इम्प्रेशन मौजूद होता है, उनके ID कार्ड का नंबर मौजूद होता है और साथ ही साथ उस एग्रीमेंट के ऊपर जो गवाहान होते हैं दोनों तरफ से उनके मौजूदगी और उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक मजहबी फरीज़ा होता है और ये किसी मज़हब में हो और इसको बड़े एहतियात से दर्ज किया जाता है इस मामले को और इस तकरीब को भी बड़े एहसन तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो ये मेरे पास वो एग्रीमेंट है जो मारिया शहबाज और मोहम्मद शहरयार के दरमियान तय पाया। तो ये जो एग्रीमेंट है, जो निकाहनामा है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर मोहम्मद शहरयार के दस्तखत मौजूद हैं, उसका ID कार्ड नंबर मौजूद है, उसका थंब इम्प्रेशन मौजूद है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है मारिया शहबाज, जो मसीही बच्ची जिसकी उम्र बवक्ते वकूआ 12 साल 9 माह 20 दिन थी, ना उस बच्ची का शनाख्ती कार्ड का नंबर मौजूद है, खाना देखने खाली है, जहाँ पर साइन होने हैं वहाँ पर बच्ची के साइन मौजूद नहीं है, जहाँ पर अंगूठे का निशान होना चाहिए वो अंगूठे का निशान नहीं है और बच्ची की तरफ से जो गवाहान शादी में पेश होने थे उनके भी इसके ऊपर सिग्नेचर मौजूद नहीं है। दुनिया की कौन सी ऐसी अदालत, कौन सा ऐसा पंचायत, कौन सा ऐसा कानून है जो इस निकाहनामे को वैलिड मानता है? मुझे ज़रा ये बता दें आप कि जिस पे दूसरी पार्टी के साइन ही मौजूद नहीं है, इस शादी को आप कैसे वैलिड कह सकते हैं? किस तरह आप कह सकते हैं ये शादी हुई है? तो निकाहनामे की सूरत हाल ये है, लिहाजा ये जो निकाह है इसको हम बिल्कुल सिरे से रद्द करते हैं और इस पे आज तक इस निकाह को, जिस मौलवी ने ये निकाह पढ़ा, आज तक वो ना शामिल तफ्तीश हुआ, ना उसका पता है कि वो कहाँ है, वो कौन है, किस जगह पे निकाह पढ़ा गया,
पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में नहीं कर सकी। इसके बाद बच्ची का कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट आ जाता है। इसके बाद जनाब बच्ची का 164 का स्टेटमेंट आता है, 164 का बयान जिसे कहते हैं। बच्ची अपने 164 के स्टेटमेंट में जो बयान करती है वो किसी जगह भी ये नहीं कहती कि मैंने इस्लाम कबूल किया। अगर किसी ने 164 की स्टेटमेंट पढ़ी है या नहीं पढ़ी गौर से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बच्ची किसी जगह ये नहीं कहती। बाकी सब कुछ वो कहती है कि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र जनाब ज़्यादा है, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, लेकिन वो ये किसी जगह नहीं कह रही कि मैंने इस्लाम कबूल किया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ है, बच्ची ना बालिग है, अनपढ़ है, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में है। बच्ची की जो स्टेटमेंट है 164 की वो इंग्लिश में है। उसमें इंग्लिश में सवाल जवाब किए गए हैं, उसने इंग्लिश में ही जवाब दिए हैं। अब आ जाते हैं जी बच्ची के बेफॉर्म के ऊपर, जिसका जो नादरा का बेफॉर्म जिसको हम कहते हैं, और साथ ही यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट जो है इस वकूआ से बहुत पहले बनाए गए हैं। अगर तो ये दोनों वकूए, दोनों सर्टिफिकेट्स अगवा के बाद बनाए जाते तो फिर तुम कह सकते थे कि वालदैन की इसमें कोई मेलाफाइड हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये दोनों सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो जारी कुनंदा तारीख है वो बहुत पहले की है, और इन दोनों में बच्ची की उम्र जो है वो बिल्कुल सेम है। और इसके ऊपर जो बच्ची की उम्र है 7 अक्टूबर 2012 है, जिसके मुताबिक बच्ची की उम्र बवक्ते वकूआ 13 साल भी पूरी नहीं थी। अब जब ये मामला हो जाता है तो 9 तारीख को ये मामला राह निजात, 9 अगस्त 2025 को ये मामला राह निजात मिनिस्ट्री के पास बजरिया काशिफ नेमत ला फर्म के हम तक पहुंचता है। हम इस पे काम शुरू करते हैं। जब हम इस केस में इसके कागजात निकलवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो केस ख़त्म हो चुका है, ये केस सिरे से थाने में ख़त्म हो चुका है, इसकी FIR जो है वो खारिज हो चुकी है। और जो कानून कायदे से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि जब किसी केस की FIR खारिज हो चुकी होती है तो उसको अदालतों में लड़ना नामुमकिन तरीन काम होता है। आप जितना मर्ज़ी लड़ लें, आपके हाथ कुछ नहीं आता। जब हमने इस केस को देखा तो 2 अगस्त को जो तफ्तीशी था, जो पुलिस ऑफिसर था, जो इसमें अरशद रांझा, उसने क्या किया कि बजाय कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट करता, जब उसके पास FIR दर्ज हो गई थी, बच्ची ने 164 की स्टेटमेंट थाने में जमा करवा दी, बजाय कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करता, चूँकि उस वक्त पंजाब के अंदर ये कानून मौजूद था कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती। तो इस बच्ची की उम्र 13 साल भी नहीं थी। वो इन्वेस्टिगेट करता, वो नादरा के दफ्तर जाता, वो यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाता और जाकर ये मालूमात लेता कि क्या ये जो सर्टिफिकेट्स हैं झूठे हैं। अगर झूठे होते तो इनके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करता, अगर नहीं थे तो उसी वक्त ये केस थाने में हल होने वाला था। वो मुलज़म को गिरफ़्तार करता, अपने आला अफसरान को आगाह करता कि बच्ची की उम्र शादी की नहीं है, शादी नहीं हो सकती, निकाह को तलब करता, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करता और बच्ची माँ बाप के हवाले करता, तो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन रवायती तरीका इख्तियार किया, वही पुलिस का जो रवायती तरीक़ाकार होता है कि जब मसला मज़हब का आता है तो पानी सिर्फ एक ही तरफ जाता है, वही हुआ। उन्होंने FIR, उन्होंने 164 की स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर विदाउट इन्वेस्टिगेशन उस पर्चे को खर्च कर दिया। 4 अगस्त को वो तफ्तीशी अखराज रिपोर्ट बनाकर अपने आला अफसरान डिप्टी शफकत साहब को पेश कर देता है, और वो अपने आला हुकाम को पेश करके ये जो अखराज रिपोर्ट है डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। अब ये रिपोर्ट जो है 5 अगस्त को 2025 को ये रिपोर्ट पहुंच जाती है अदालत में अखराज के लिए। और इसका अगला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मजिस्ट्रेट उस अखराज रिपोर्ट को रिव्यू करता है, मुद्दई पार्टी को तलब करता है और फिर उसके ऊपर अखराजगी बनाता है या उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करता है। हमने काशिफ एंड लॉ फर्म के साथ मिलकर सबसे पहला जो काम किया,
इस केस को ज़िंदा करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इस केस को अदालतों में लाकर इस बच्ची को वापस लाया जाए। तो पहली हाई कोर्ट में हमने जो रिव्यू पिटिशन रिट पिटिशन डाली वो हमने डाली जनाब 22 अगस्त 2025 को, और 25 अगस्त 2025 को हमारी ये रिट खारिज कर दी गई। अब हमारे पास नीचे सेशन कोर्ट में जाने का एक रास्ता बन गया, चूँकि मामला अब अदालतों में आ चुका था। तो काशिफ एंड लॉ फर्म के साथ हमने मिलकर हमने सोचा कि यार क्यों ना हम इस तरह करें कि इस निकाहनामे को पहले वेरीफाई तो करें कि क्या ये निकाह रजिस्टर्ड है, हुआ है, नहीं हुआ। तो एडवोकेट काशिफ साहब अपने दीगर वकला के साथ निकाहनामे की तस्दीक के लिए यहाँ से रवाना हुए। दोनों पार्टीज़, बच्ची और जिस लड़के के साथ शादी हुई, दोनों लाहौर के हैं, लेकिन ये जो निकाह है ये ननकाना साहब में जाके होता है। तो जब काशिफ साहब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसकी यूनियन कौंसल नंबर है 57 और चक जो है वो हैदराबाद है और ज़िला ननकाना है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसका जो यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ये कहता है कि ना तो ये निकाह हमारे पास दर्ज है, ना ये जो मौलवी है जिसने निकाह पढ़ाया है ये हमारी यूनियन कौंसिल का है, और ना ही हम इस निकाहनामे से वाकिफ़ हैं। जब हमारे पास ये क्लू आ जाता है तो हम इसको सेशन कोर्ट में इसकी बुना पे एक रिट दायर करते हैं, और वो हमारी जो रिट है वो हमारी रिट है 29/8/2025 को हम ये रिट दायर करते हैं। और इसमें हम पार्टी बनाते हैं यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को, और यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को हम जब तलब करते हैं तो सेशन कोर्ट की जो एडिशनल सेशन जज होती हैं समीना हयात साहबा, उसको बुलाकर सेशन यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी शहजाद को कि क्या मामला है, तो वो अपना बयान जो है वो सेशन कोर्ट में जो रिकॉर्ड करवाता है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वो क्या है। स्टेटेड दैट नाइदर निकाहनामा ऑफ alleged abductee namely Maria is registered in my union council, nor nikah registrar namely Muhammad Taqir was under the jurisdiction of my union council. As per my information, alleged nikah is false and forged one. वो कहता है कि ये निकाहनामा जाली है, झूठा है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमने जो सेशन कोर्ट में रेट दायर की होती है कि बच्ची को तलब किया जाए, आप यकीन करें डे बाय डे 7 दिन सेशन कोर्ट में तारीख पड़ती रही है, बच्ची को वो सेशन जज तलब करती रही है। उन्होंने बच्ची सेशन कोर्ट में पेश नहीं होने दी, इतनी मजबूर है अदालतें। तो जिस दिन बच्ची कोर्ट में पेश हुई तो जो उसके वकला थे तफ्तीशी अफसर से बच्ची छीन के कोर्ट से ले गए। कि बहुत कम लोगों को ये बातें पता है कि राहल जात मिनिस्ट्री और काशिफ एंड लॉ फर्म किस परेशानियों से गुजरी है। सेशन कोर्ट से बच्ची वकला छीन के अपने चैम्बर में ले गए और कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं होने दी। तो जब तफ्तीशी से सेशन जज ने सवाल किया कि बच्ची किधर है, तो वो ये कहता है जी वकला मुझसे ले गए हैं। तो वो कहती भी तुम पुलिस हो, पुलिस को तलब करो। तो वो कहता जी मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा 11/10/2025 को हमारी ये भी रिट खारिज कर दी जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और रेमेडी होती है जिसको हम अवेल करने की कोशिश करती हैं, जिसको हम अवेल करने की कोशिश करते हैं, वो होती है री इन्वेस्टिगेशन। अब हमारी टीम सर छोड़ के बैठती है कि री इन्वेस्टिगेशन के मामले को क्या किया जाए। तो हम 22/9 को हम अपनी एक एप्लीकेशन जो है री इन्वेस्टिगेशन की जो एप्लीकेशन है वो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर किला गुजर सिंह में दायर करते हैं। और इस री इन्वेस्टिगेशन के मैटर को हम चौधरी सलीम अख्तर साहब के सपुर्द करते हैं जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। इस पर मज़ीद बात वो करेंगे और हम उनके दरमियान इस मसले को पेश करने के लायक ठहरे। हालांकि हम इस नाकाबिल हैं, ना में इतनी काबिलियत है, ना इस लायक हैं
बल्कि ये जो कुछ है ये खुदाए कादिर मुतअल बुजुर्ग आसमानी बाप की ताकत और उसी की कुदरत से है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रह नजात मिनिस्ट्री का और काशिफ लॉ फर्म का, जिन्होंने इस केस को हैंडल किया। जब मैं इस मामले में पढ़ा, इस मामले को देखा, इस मामले की गहराई को पहचाना, तो मेरी तफ्तीशी अफसर एक PSO अब्दुल रज़ाक साहब, जो कि इंतहाई काबिल अफसर थे, उनसे वास्ता पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब इस केस में ये पता मुझे कि 164 की स्टेटमेंट मौजूद है, FIR आपने खारिज कर दी हुई है, अब बताएं कि ये जो निकाहनामा है इसका है, जिस पर जनाब सफदर जज साहब ने बात की है, इसका तो निकाहनामा जाली है। फिर सेकंड पॉइंट मेरा कि लड़की की उम्र 12 साल 9 माह 20 दिन है। तीसरा पॉइंट कि आपने ये कैसे इसको सॉल्व कर दिया कि पर्चा खारिज कर दिया, जबकि वो लड़की अपनी बजाते खुद स्टेटमेंट देने के काबिल ही नहीं, क्योंकि उसकी तो उम्र ही 12 साल 9 माह है, वो तो मैच्योर ही नहीं है। वो कैसे बगैर वली के अपनी स्टेटमेंट दे सकती है? इज अंडर द कस्टडी ऑफ द पेरेंट्स। वो तो उसे कानूनी इजाजत नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू इज नथिंग एल्स, नो वैल्यू इन द कोर्ट। जब ये मेरी बातें तफ्तीशी अफसर से हुई, उसने फिर मुझे कहा कि आप मुझे टाइम दे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा केस। मैंने कहा एक बात सुन ले, ना मैंने आपको अप्रोच करानी है, ना ही मैं अप्रोच करवाने के लिए आपके पास आया हूँ, तो ना ही मेरे पास कोई रिश्वत देने के लिए आपको पैसा है। अगर तो मेरे पर बात सुननी है तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये गरीब ख़ानदान है, ये मजलूम ख़ानदान है, इनकी बात सुनना आपका मजहबी फरीज़ा भी है और आपका अपना आपका ये महकमा जिम्मेदारी भी है। री इन्वेस्टिगेशन के मामले में जो SSP साहब की जो लीगल टीम है, जब हमने री इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन SSP को दी, तो 1 महीना हमारी वो एप्लीकेशन री इन्वेस्टिगेशन के मामले में लीगल टीम के पास पड़ी रही। तो 1 महीने के बाद जो SSP इन्वेस्टिगेशन की लीगल टीम थी, उन्होंने जो ओपिनियन दिया, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 2 पॉइंट्स हैं। SSP साहब की जो लीगल टीम है वो उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? देयर आर मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द अनअर्थ द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द केस थ्रू अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, द इन्वेस्टिगेशन में बी चेंज्ड। जब वो इन्वेस्टिगेशन चेंज कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने मामला सारे आ जाते हैं। इसके बाद हम एक रिट जो है वो फिर सेशन कोर्ट में लगाते हैं कि शायद हमारी बात सुनी जाए। इतनी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, पर्चा भी री इंस्टॉल हो गया, तो शायद मारिया शहबाज माँ बाप को वापस मिल जाए। हम 8 अक्टूबर 2025 को रिट जो है वो सेशन कोर्ट में लगाते हैं और 9-10 को हमारी वो रिट खारिज हो जाती है। इसके बाद एक मरतबा फिर हम हाई कोर्ट से रुजू करते हैं कि शायद अब हाई कोर्ट हमारी बात सुन ले कि इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन में FIR बहाल हो चुकी, 3 नए ऑफेंसेस बीच में ऐड हो चुके, निकाहनामे को जाली करार दिया जा चुका। तो हम 16/10/2025 को दोबारा हाई कोर्ट की तरफ रुजू करते हैं और 17/10/2025 को एक दिन बाद हमारी रिट जो है वो फिर खारिज कर दी जाती है। इसके बाद चौधरी सलीम अख्तर साहब ने आपको सारा प्रोसीजर बताया कि री इन्वेस्टिगेशन किस तरह आगे बढ़ी। वो जो री इन्वेस्टिगेशन की ज़िमनी है वो पढ़नी बड़ी ज़रूरी है आपके सामने, ताकि आप सबको और पूरी दुनिया को और पूरी कौम को पता चले कि जो पुलिस की री इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स हैं, जो DSP लेवल तक थी, वो क्या कहती है। वो उसके 14 पॉइंट्स में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये ज़िमनी नंबर 12 है, ज़िमनी नंबर 12, और इसमें हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं। इसकी तफ्तीश दोयम हिस्सा 3 है जी। और वो क्या कहता है, बाद ज़ां बा हवाला फ़लाँ 22/2025 मदई मुकदमा की दरख्वास्त पर तफ्तीश मुकदमा
बजरिया फर्स्ट बोर्ड तब्दील होकर मेरे स्पुर्द हुई। दौरान तफ्तीश दई मुकदमा मोरखा 25/10/2025 को हाजिर हुआ। अपनी बेटी की मारिया शहबाज की बाबत हाजिर हुआ, जिसकी उम्र बवक्त वकूआ 12 साल 9 माह 20 दिन है। चूँकि साहिल की बेटी नाबालगा है, बवक्त वकूआ 13 साल से कम उम्र होने की वजह से किसी भी सूरत निकाह ना हो सकता था। ये DSP की फाइंडिंग्स कह रही हैं। और जो निकाहनामा दौरान तफ्तीश मुलजम पार्टी का वकील साबका तफ्तीशी अफसर को जमा करवा कर गया, वो बोगस और जाली था और इसमें नाबालगा के दस्तखत, निशान अंगूठा भी सबत ना था और ना ही निकाह रजिस्टर होने की कोई तारीख वगैरह दर्ज थी। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि इस महीना के निकाहनामा की बाबत मुतल्लका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अदालत हजूर में आकर बयान दिया कि मारिया का निकाहनामा जाली और बोगस है और ना तो निकाहनामा हमारी UC में रजिस्टर्ड है और ना ही निकाह खां हमारी यूनियन काउंसिल में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है। ये कि साबका तफ्तीशी ने ना तो नाबालगा की उम्र के हवाले से पेश करदा दस्तावेज़ात की तस्दीक की और ना ही निकाहनामा को तस्दीक करवाया। जो मैं पहले कह चुका हूँ कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई तफ्तीश नहीं की। इसके बाद जो आगे जो चीज़ें आती हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डाल देता हूँ। वो क्या कहता है, जाली साबित होने पर मुलजमान ने जाली निकाहनामा तैयार किया। री इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि मुलजमान ने जाली निकाहनामा, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये SSP इन्वेस्टिगेशन की हदायत पर बना हुआ बोर्ड कह रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन का लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकता, इसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। और फिर जो है वो कहते हैं लिहाजा मुकदमा हज़ा में जुर्म 420, 468, 471 पे आज़ाद किया जाता है और नई जो FIR है उसको री इंस्टॉल किया जाता है। अब जब ये नई FIR नए ऑफेंसेस के सामने हमारे पास आ जाती हैं तो हम 2 दफ़ा सेशन कोर्ट से आउट हो चुके, 2 दफ़ा लाहौर से आउट हो चुके, तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया अब हमारे पास मवाद भी काफ़ी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना बनता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट से जब हमने रजू किया तो हमारा जो केस है वो जनवरी 2026 में वहाँ पे लगना शुरू हुआ और पहली तारीख उसकी 9 जनवरी पड़ी, फिर उसकी 16 जनवरी पड़ी, फिर उसकी 22 जनवरी पड़ी और आखिरी तारीख 3/2/2026 सुप्रीम कोर्ट के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी उसमें हमारी तारीख पड़ी। और मैं एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की 2 हमारी पिटिशंस थी, इनमें बच्ची पेश नहीं हुई। बच्ची की हवा भी माँ बाप तक नहीं पहुँच सकी, जबकि बार बार ये कहते रहे कि मारिया शहबाज को कोर्ट में कम से कम प्रोड्यूस तो किया जाए, बच्ची जिंदा है, मर गई है, किधर है। तो सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी 2 तारीखें पड़ी, तीसरी तारीख में जाकर बच्ची को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो देखने वाले कहते थे यार ये तो बच्ची 12 साल की भी नहीं लगती। तो जब 22 जनवरी 2026 को हमारी तारीख नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग 3/2/2026 पड़ी, तो उस दिन जब मारिया शहबाज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेश किया गया, उसको 4 इंच की हील पहनाई गई ताकि वो अपने कद से बड़ी लगे और उसको इतना ज़बरदस्त किस्म का मेकअप करवाया गया कि मैं उसकी वालदा से ये पूछने पर मजबूर हुआ कि क्या ये वही बच्ची है जो पिछली तारीख पर पेश हुई है या ये बच्ची बदल के ले आए हैं। तो उसने कहा जी ये वही बच्ची है। यानी मेरी आंखें धोखा खा गई कि ये बच्ची अब 13 साल की तो क्या 18 साल से भी ज़्यादा की लगती है। तो मुलजमान ने इस तरह के टैक्स वहाँ पे खेले और 3/2 को जो भी वहाँ पर प्रोसीडिंग्स है उसमें बात नहीं कर सकते, जारी बात है कोर्ट का मैटर है। 3/2/2026 को हमारी जो रिट थी, जो हमारी
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो खारिज कर दी गई। और बहुत कम लोगों को इस बात के बारे में पता है कि हमारी जो रिट थी वो 3/2/2026 को खारिज हुई। इसके बाद हम खामोश हो गए। हमने सोचा कि अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, अब हमारे पास कौन सी अदालत रह गई। लेकिन राह निजात मिनिस्ट्री ने इस केस को फिर भी नहीं छोड़ा और हम इस केस के पीछे लगे रहे। जब ये मामला यहाँ पर ज़बान ज़द-ए-आम हुआ कि अपील खारिज हो चुकी है, तो जो अखराज रिपोर्ट 5 अगस्त 2025 को तफ्तीशी अफसर खालिद रांझा ने, अरशद रांझा ने अदालत में जमा करवाई थी, उसने उसको बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो DPP डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या किया कि उस अखराज रिपोर्ट को उठाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने वो रिपोर्ट पेश होती है, अखराज रिपोर्ट, तो मजिस्ट्रेट कानूनी तौर पे इस बात का पाबंद है कि वो मुद्दई पार्टी को नोटिस जारी करे, अदालत में बुलाए, उनको उनकी बातचीत सुने और फिर उस पर कोई ऑर्डर जारी करे। तो वहाँ पर चालाकी क्या होती है कि वहाँ से नोटिस तो मुद्दई को जारी किया जाता है, लेकिन नोटिस मुद्दई तक नहीं पहुँचता। और जो अखराज रिपोर्ट बनती है उसमें ये लिखा जाता है कि मैंने अदालत ने फ़ोन कॉल के ज़रिए मुद्दई से रब्ता किया और मुद्दई ने नंबर नहीं उठाया, लिहाजा मैं इस अखराज रिपोर्ट के साथ एग्री करता हूँ, रिपोर्ट खारिज करता हूँ। तो 3/7 तारीख 3रा महीना 2026 को ये रिपोर्ट एक दफ़ा फिर हमारी FIR खारिज हो जाती है, जो कि कानूनी तौर पे खारिज हो ही नहीं सकती, जैसा कि चौधरी सलीम अख्तर साहब बता चुके हैं। इसमें हुआ क्या कि जो तफ्तीशी था, जो DPP की ब्रांच थी, उन्होंने इसको थाने से कंफर्म नहीं किया। तफ्तीशी ने मजिस्ट्रेट को इस बात से आगाह नहीं किया कि री इन्वेस्टिगेशन में FIR री इंस्टॉल हो चुकी है, लिहाजा ये जो रिपोर्ट अखराज मैंने जमा कराई थी मैं इसको वापस लेता हूँ। जब उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया, रिट खारिज कर दिया, तो अब कोई क्या कर सकता है, तो मामला और संगीन हो गया। तो 25/3/2026 को जब हसन अजहर रिजवी साहब और आगा करीम खान जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब फैसला सुनाया तो उस फैसले ने पाकिस्तान में मसीहियों की बुनियादों को हिला के रख दिया। हमें अपनी बच्चियां जो घर में बैठी थीं 4 दीवारी के अंदर, हमें वो गैर महफूज लगना शुरू हुई। ना सिर्फ मसीही कम उम्र बच्चियां, बल्कि मुसलमानों की, सिखों की, हिंदुओं की और तमाम कम उम्र बच्चियां हमें गैर महफूज लगना शुरू हो गई इस फैसले के ज़रिए कि यार ये फ़ैसला किस तरह का हो गया है। और ना सिर्फ पूरी मसीही कौम बल्कि पूरा पाकिस्तान इस पर सरापा एहतजाज बना। और इस इशू के ऊपर, मारिया शहबाज केस के ऊपर, मैं पूरी मसीही कौम को पाकिस्तान में और बैरून मुल्क खराज तहसीन पेश करता हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी की गैरत को समझा और अपनी बेटियों की गैरत को समझा और चर्च की हद तक, पॉलिटिक्स की हद तक, सोशलिज्म की हद तक, इंसानी हकूक़ की हद तक लोग बाहर निकले, आवाज़ उठाई और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपीय यूनियन को और इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन ममालिक हैं उनको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें, और बात हुई भी। अब जब ये मसला पहुंच गया यहाँ तक, तो फिर इसमें हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोगों ने हमारी हिम्मत बंधाई, और मैं आज चाहूँगा कि उन लोगों को भी हम ज़रूर यहाँ पे नाम मेंशन करें जिन लोगों ने हमारी हिम्मत बताई। उस पर आसमा साहब आप वो बात करेंगे। मैंने आप सबके सामने जाहिर निजात मिनिस्ट्री की एफर्ट्स सामने रख दी हैं। काशिफ एंड लॉ फर्म ने, एक वकील का जो काम होता है वो अदालत तक होता है,
लेकिन काशिफ एंड लॉ फर्म ने हमारे साथ री इन्वेस्टिगेशन के मामला को भी देखा, जाके निकाहनामों की तस्दीक भी की, फैमिली के साथ भी जुड़े रहे और बहुत से मामला आउट ऑफ द वे जाके हमारे साथ वो खड़े रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका पर मैं उन लोगों का भी नाम लेना ज़रूर चाहूँगा जिन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया। हमें बड़ी मुश्किलात उनकी वजह से देखना पड़ी। मैं समझता हूँ कि हमें उन लोगों को ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए कि जो आपके कौमी कॉज को और आपके अच्छे भले काम को बिगाड़ के रख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा जोसेफ जेंसन साहब का। जोसेफ जेंसन साहब, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मसीही कौम की इंटरनेशनल सतह पर आवाज़ उठाते हैं, आपके काम को मैं दिल से सराहता हूँ। लेकिन इस केस में आपने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आपको ये नहीं चाहिए था कि जब मैंने आपसे कह दिया था कि इस केस को राह निजात मिनिस्ट्री देख रही है, तो पसे पर्दा आप फैमिली को मिसगाइड करते रहे। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, तो आपको ये बिल्कुल करना ही चाहिए था। आप एक इंटरनेशनल किस्म के लीडर हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के काम नहीं करेंगे। दूसरा, मैं एज फाउंडेशन का नाम लेना चाहूँगा। नासिर सईद साहब, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। हम सब लोग किसी न किसी जगह पे अपनी अपनी बसात के मुताबिक हम अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी टीम ने भी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस में मुझे सुबह इस्लामाबाद से निकलना पड़ता, शाम को मैं लाहौर पहुंचता और शाम को ही मुझे वापस जाना पड़ता। और इन सब चीज़ों की वजह से मुझे बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ी और फैमिली को स्टेबल रखने के लिए बड़ा टफ टाइम हमने देखा। तो एज फाउंडेशन के जो नासिर सईद साहब हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन केस को डील कर रही है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। राह निजात मिनिस्ट्री का ये असूल है कि अगर कोई केस आगे लेके चल रहा है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसकी टांग नहीं खींचते। और तीसरा नाम जो है वो मोहतरमा गजाला शफीक साहबा का है। बात यह है, मैडम, आप पंजाब में आई, आपने कहा किसी शख्स के ज़रिए आपने हमें कहा कि आप केस डील करना चाहती हैं। लूक विक्टर साहब आए, हमने बड़ी खुश दिली के साथ आपको फैमिली के साथ मिलाया, फैमिली के साथ मामला तय हो गए। हत्ता के रिव्यू पिटिशन के लिए आपको मालूम है कि हमने वकालतनामे साइन करवा के पूरा केस आपके हैंड ओवर कर दिया कि आप इस केस को डील करें, हम आपके साथ खड़े हैं। राह निजात मिनिस्ट्री आपके साथ खड़ी है। बेशक इस केस को हमने शुरू से लेकर अब तक देखा है, लेकिन अब आप इस केस को देखें, चूँकि आपकी टीम की एक्सपर्टीज़ है तो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसके दूसरे दिन जो आपने वीडियो जारी की सोशल मीडिया के ऊपर और तासुर देने की कोशिश की कि काशिफ एंड लॉ फर्म ने केस ख़राब कर दिया, राह निजात मिनिस्ट्री ने केस को कुछ किया नहीं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तो मेरा ख्याल है ये नहायत नामुनासिब बात है। पंजाब में आपने कम अज़ कम 6 जगह पे बैठ के राह निजात मिनिस्ट्री, सफदर चौधरी और काशिफ एंड लॉ फर्म के ख़िलाफ़ बातें की हैं। हमारे पास वो सबूत मौजूद है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। तो आपको ये ज़ेबा नहीं देता था कि आप राह निजात मिनिस्ट्री और काशिफ लॉ फर्म को, जिन्होंने इतनी एफर्ट की, सुप्रीम कोर्ट तक हम इस केस को लेके गए, एक मुर्दा केस को जिसकी FIR खारिज हो चुकी थी उसको हमने जिंदा किया, अदालतों में लेके गए, ना सिर्फ अदालतों में लेके गए, बच्ची को हमने प्रोड्यूस करवा लिया। तो आपने एक ही वीडियो में हमें यह कह दिया कि हमने कुछ किया नहीं, और फिर जिन लोगों के सामने आपने कहा कि काशिफ एंड लॉ फर्म और सफदर चौधरी ने केस खराब कर दिया और उन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे खा लिए हैं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहता हूँ, 2010 से राह निजात मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड है। कोई एक शख्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम कर दे कि राह निजात मिनिस्ट्री ने कोई 1 रुपया किसी से खाया है, किसी एक केस में किसी एक कैदी के लिए कोई धोखेधड़ी की है, तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन कोई एक शख्स उठ के 15 साल के बाद हमें इल्ज़ाम लगाइए, मैं बर्दाश्त नहीं है। मैडम, अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दें, अगर नहीं है आप माफ़ी मांगें। तो जिन लोगों के सामने ये बातें कही गई, उन्होंने ये कहा कि सफदर चौधरी और काशिफ नेमत के हम सारी बातें मान सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते वो फ्रॉडी और धोखेबाज हैं। ये है मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई।
यह है मेरी 15 साल की कमाई कि लोग मेरी गैर मौजूदगी में कहते हैं कि यह शख्स कुछ भी हो सकता है, कौम का गद्दार, कौम का धोखेबाज नहीं हो सकता। 2017 में मैंने 2 महीने जेल काटी इसी एक केस के पीछे। एक बच्ची थी, मसीही बच्ची, और लोग मुझे कहते थे राजीनामा कर लो। उस वक्त के मिनिस्टर, मेरे जेल के अफसरान ताल्लुक वाले मुझे कहते थे राजीनामा कर लो। XLI गाड़ी मुझे ऑफर करते थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं कौम की इज्जतें बेचने के लिए स्पीड में नहीं आया। मैं कौम की इज्जतें बेचने के लिए नहीं आया जो गाड़ियाँ किसी और को दो जाके। राजीनामा करना है, मुद्दई पार्टी को मना लो, मैं राजी हूँ, मेरे साथ बात करनी है, कोर्ट में करो। तो जब उस पार्टी ने देखा कि यह बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे उन्होंने जिंदगी में रखा के 2 महीने जेल में रखा 2017 में। लेकिन मैं झुका नहीं, बिका नहीं, गिरा नहीं। तो मैडम आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो वो मुझे दें। अब आ जाते हैं जी केस के हवाले से। अब मौजूदा जो केस की सूरत हाल है वो ये है कि राह निजात मिनिस्ट्री इस केस को रिव्यू पिटिशन के लिए दोबारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जा चुकी है। बहुत से लोगों ने दावा किया कि हम रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे, चूँकि जारी बात है उसके लिए फैमिली की कंसेंट ज़रूरी होती है। तो मैं मारिया शहबाज के वालदैन को भी सल्यूट पेश करता हूँ कि बहुत से लोगों ने उनको लालच दिया, लेकिन उन्होंने कहा चौधरी साहब जो तू साढ़े वास्ते कर सकता साढ़े माँ प्यो भी नहीं कर सकता, तो साढ़े वास्ते दुनिया की पूरी दौलत के बाहर भी ला छड़े जाना, तो असीं तुहाडे नाल ही खलोते रहांगे। बहुत से लोगों ने उनको लालच भी दिया, तो उन्होंने वकालतनामा में साइन करके दिया। हमने इसमें रिव्यू पिटिशन डाल दी हुई है। दूसरा, जो FIR खारिज हो चुकी थी, जो मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी हुई थी, 7/3/2026 में जो खारिज हुई थी, उसको भी हमने चैलेंज कर दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में हमारी वो रिट लगी हुई है। उम्मीद है अगले हफ्ते में वो केस लग जाएगा। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मौदबाना गुजारिश करेंगे कि जनाब ये केस बड़ा सीरियस है, आप हमारी दाद सुने। पूरी मसीही कौम की ये गुजारिश है कि जनाब इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए, ताकि वो FIR का जो मामला है वो रीइंस्टॉल हो सके। और इसी तरह जो हमारी रिव्यू पिटिशन है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगी हुई है, उसमें चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हम गुजारिश करेंगे कि सर आप हमारे सर आंखों पे हैं, हमारे प्रोग्राम्स में फ्लैटिस में भी आते हैं इस्लामाबाद छोड़ के, तो जनाब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस केस को भी जल्द से जल्द सुना जाए। एक 12 साल 13 साल की बच्ची का मामला है, उसके वालिदैन रोते हैं करलाते हैं। मुजरमों को जनाब एक दिन नहीं पकड़ा गया। मुजरम जिस दिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हाजिर हुआ 3/2/2026 को, उस दिन भी मुलजम ना तो बेल बिफोर अरेस्ट था, ना पक्की ज़मानत था, इश्तिहारी था और कोर्ट्स में फिर रहा था और पुलिस के साथ फिर रहा था। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है कि जनाब इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए ताकि इस पर कोई बेहतर फैसला आ सके। बहुत शुक्रिया मेरी सहाफ़ी दोस्तों से और जो दीगर साहबान यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई सवाल है तो बेशक वो कर सकता है। ये आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ये पीछे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको चैलेंज किया गया है, बताया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, ये सारा इस पे एक पूरी दुनिया में, पूरी क्रिश्चियनिटी में ये बड़ा एक गूंज उठी मारिया शहबाज की। तो आपने ये आज इतनी लेट आके क्यों ये डिसाइड किया कि मैं इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं अब मैं आके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, या वो लोग जो ये इस पर कोई गलत बात कर रहे थे उस वक्त आपने क्यों नहीं जवाब दिया? गुजारिश ये है, हमारी राह निजात मिनिस्ट्री की एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है जिसके मुताबिक हम चलते हैं। और हमारी हमेशा स्ट्रेटजी ये रही है कि जब एक चीज़ के ऊपर जोर लग रहा है तो राह निजात मिनिस्ट्री उसके ऊपर जोर नहीं लगाती। एक केस अगर कोई देख रहा है, उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर जोर नहीं लगाते। तो हमारी नज़र थी, बहुत से बिशप साहबान, फादर साहबान, हमारी पूरी मसीही कौम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एहतजाज कर रही थी। कुछ जितने भी लोग फैक्ट्स बयान कर रहे थे, ठीक बयान कर रहे थे, लेकिन टुकड़ों में बयान कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि जब लोग इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं तो हमें अपनी एफर्ट ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब चूँकि मारिया शहबाज केस इस स्टेज पे पहुँच चुका था कि लोगों को तमाम हक़ाइक़ बयान किए जाएं, तो अब हमने ज़रूरत समझी
कि इस केस को, क्योंकि अब इस केस की फाइनल प्रोसीडिंग्स जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होनी है, तो कौम को आगाह किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये इसमें आपको सारे सियासी ताकतें भी इसके साथ बहुत हैं उस बंदे के, जो मतलब कि वो पेश ही नहीं होने देते ना कुछ। आप क्या समझते हैं इसमें कि वो जो हमारे सियासी रहनुमाओं ने भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें की हैं, तो वो जो सियासी पनाह उसके पीछे है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, किसी ने भी ना तो मारिया शहबाज की वालदा और वालदैन को सामने लेके आए, क्योंकि आप राह निजात में इसको देख रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था आप उनको आज सामने लाते थे, वो आपकी जितनी भी आपने खिदमात की है वो सराहते हैं, वो बताते कि आपने क्या क्या किया है। सवाल आपका सियासी लोगों के हवाले से था। मैं तमाम अपने सियासी लीडरान को सलाम पेश करता हूँ। हमारे जितनी भी सियासी क़यादत है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस केस को बड़े अहसन तरीके से पॉलिटिकल साइड पे उठाया, एक बात। दूसरी बात, जो ताकतें इस केस के पीछे ख़राब करने में थीं, यानी जो हमारे मुखालफ थीं, यह हमारी उस सियासी लीडरशिप का नतीजा है कि वो सियासी ताकतें पीछे हट गई। अब वो सियासी ताकतें इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, और पंजाब की जो आला क़यादत, सियासी आला क़यादत है, वो उनको शटअप कॉल दे चुके हैं, इसलिए वो अब इस मुकदमे से पीछे हट चुके हैं। दूसरा सवाल आपका, प्लीज़ मुझे रिपीट कीजिएगा। मारिया शहबाज के वालिदैन, हमारा प्लान था उनको यहाँ पर लाने का, लेकिन वो खुद इस बात से हिचकिचाते हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। मेरी अक्षर साहब से बात हुई थी, हमारी टीम से ही बात हुई थी। मैं कल उनके घर गया था, मैंने उनको कहा था कि जी हम एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आएँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार, एक तो हम गमज़दा बहुत हैं, इतना कुछ हमारे साथ हो चुका है, और बच्ची आज भी हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम माजरत का हैं। चाचा, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने की, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से महाजों पर आप लड़ रहे थे, बच्ची को बचाना, छीना झपटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी। गवर्नमेंट की तरफ से एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई, और जिन्होंने रिसेंटली कल परसों इस्लामाबाद में वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात की, और फिर अभी जो हमारे FPMA ने, उन्होंने भी आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बातचीत की है। तो किसी भी कमेटी ने आपको इन्वॉल्व नहीं किया कि असल फैक्ट्स और हक़ाइक़ तो आपके पास है, ताकि आज़म नज़ीर तारड़ को या गवर्नमेंट को बताया जा सके कि केस किस स्टेज पे है और इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आप इसका हिस्सा क्यों नहीं थे, जबकि बहुत से सियासी, मजहबी और तमाम शोबे ज़िंदगी के जो लोग हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया गया? इस बात में मेरा अपनी सियासी क़यादत से और कलर्जी से गिला है। देखिए, अगर एक केस किसी शख्स को पता है, तो हमें बिला शिरकत गैरे, ऊंच नीच, अमीर गरीब समझते हुए हमें उस बंदे से रब्ता करना चाहिए कि यार आप बताएं। मेरे जो मुसलमान दोस्त हैं ना, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे मुझे आगे रख के मुझे इन फाइलों के बारे में, इस केस के बारे में पूछा। मैं एक पार्लियामेंटेरियन वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूं, जो चौधरी शफीक साहब इस्लामाबाद से हैं, NCHR के मेंबर भी रह चुके हैं, अब पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के हेड भी हैं, और पार्लियामेंटेरियंस के साथ काम करते हैं। उन्होंने मुझे उस पार्लियामेंटेरियन वर्किंग ग्रुप का हिस्सा बनाया है कि आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे इस केस के ऊपर। लेकिन मेरी जो मजहबी, जो मेरी जो क्रिश्चियन क़यादत है, सियासी क़यादत है, मुझे तो आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया। शायद वो समझते हैं कि वो बड़े आला हैं, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह नहीं चलता। हम जब तक एक दूसरे को उसका हिस्सेदार होते हुए साथ लेके नहीं चलेंगे, हमारी मसीह कौम कामयाब नहीं हो सकती। ये मेरी बात याद रखें। हम जो पीछे रह गए हैं लोग, उनको साथ नहीं लेके चलेंगे, मसीही कौम आगे नहीं जा सकती। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कपाहत पाई जाती है, जो ज़बान ज़द-ए-आम है कि मसीही कौम इकट्ठी नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ ये फिनोमेना ही गलत है। मैं कहता हूँ मसीही कौम इकट्ठी हो सकती है। मैं कहता हूँ मसीही कौम इकट्ठी हो सकती है। थोड़ी सी जद्दोजहद की ज़रूरत है, खालस मुखलस क़यादत की ज़रूरत है। तो सियासी, मुझे किसी पार्टी में, मुझे पता है जब ये थी, ये वहाँ पे मीटिंग थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ज़ेरे क़यादत वहाँ पे थी। मैं उसी दिन इस्लामाबाद से निकला। मुझे आज तक ना कलर्जी के किसी प्लेटफॉर्म पे, ना इस सियासी किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के मारिया शहबाज के केस के हवाले से बुलाया गया। जी प्लीज़। मेरा नाम
मेरा नाम यूसुफ बेंजामिन है और मैं सीरियल न्यूज़ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहली तो एप्रिसिएशन आपकी सारी एफर्ट्स के लिए। पहली बात ये बता दीजिएगा कि आपने रिव्यू पिटीशन कब दर्ज की है, मुझे सिर्फ उसकी डेट चाहिए। दूसरी बात, उसमें आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? आपने 6-7 नुकात का जिक्र किया है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ कि आया रिव्यू में जब आप जाएंगे तो किन ग्राउंड्स पर आप के सामने हाजिर होंगे? आपने इनकारनामे की खामियों का जिक्र किया, आपने उसमें गवाहान की कमी महसूस की है, आपने मौलवी साहब का उसके कबूल इस्लाम ना होने का, उसके नाबालिग होने का और बेफॉर्म का जिक्र किया। क्या ये सारे नुकात रिव्यू पिटीशन में सामने रखे जाएंगे? और दूसरी बात ये कि चूँकि अदालत ने नादरा का जारी करदा जो फॉर्म है उसको रद्द किया था, तो क्या आप नादरा चेयरमैन को उसमें कहीं शामिल कर रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। ये जो रिव्यू पिटीशन है इसमें हमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। कॉम्प्लिकेशंस इस तरह आई कि जैसे सलीम साहब ने ये जिक्र किया कि छीना जब्ती का बड़ा दौर शुरू हो चुका था, तो राह निजात मिनिस्ट्री को केस तो दूर की बात, हमें अपनी साख बचानी मुश्किल हो गई थी। और आज हम जब पे खड़े हैं तो अपनी साख बचाने के लिए खड़े हुए कि बहुत से लोग इस केस को इस तरह छीन रहे थे जैसे ये पता नहीं यार क्या हो गया, जबकि उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। तो हमें इतना टफ टाइम दिया कि उस रिव्यू पिटीशन को तैयार करते करते, वकला को डिसाइड करते करते हमने जो ये रिव्यू पिटीशन है ये हमने दायर की है जनाब 30 अप्रैल 2026 को हमने ये फाइल किया और ये इसका आखिर टाइम बाढ़ होने का आखिरी दिन था। और अगर उस दिन ये ना फाइल होती तो क्या होता कि हमारे पास टाइम बाढ़ हो जाता, तो हम इसको लीगली हम इसको फाइल ना कर सकते। सेकंड, इसकी रिव्यू पिटीशन जो थी उसको एक बड़े बाज़ाब्ता तरीके से तैयार करना था क्योंकि पूरी कौम की बच्चियों का मामला था। तो इसके लिए जो हमने वकला का इंतखाब किया वो आशर जॉन साहब से मिल के, हमने अपनी टीम के साथ मिल के, काशिफ नेमत साहब से मिल के हमने इसमें साकब जिलानी साहब को इसको अपना काउंसिल मुकर्रर किया, जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बेटे हैं, जस्टिस साहब जिनको हम जानते हैं कि जिलानी जजमेंट के हवाले से बहुत वो मशहूर हैं। तो उन्होंने जब 30/4 को वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, तो उसके बाद हमारे पास 15 दिन का मज़ीद टाइम आ गया कि 15 दिन में हम वो रिव्यू पिटीशन बनाते और फिर हम उसको दायर करते। तो 11/5 को फाइनली रिव्यू पिटीशन मुकम्मल करके हमने वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सबमिट कर दी 11/5/2026 को। उसके बाद एक और मरहला होता है उसके ऊपर पिटीशन नंबर लगने का। कभी कभार तो फ़ौरन लग जाता है, कभी कभार कुछ दिन उसमें लग जाते हैं। तो उसमें जो उसके रिव्यू पिटीशन का जो नंबर लगा वो लगा जाके 4 से 5 दिन के बाद, वो मैं डेट आपको कंफर्म नहीं कर सकता, 14 थी या शायद 19 थी। तो जो रिव्यू पिटीशन का नंबर लगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ, बजाय कि आप मुझसे रिव्यू पिटीशन की कॉपी लेते रहें। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। 93/26 हमारी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रिव्यू पिटीशन है उसका जो नंबर है 93/26। जी प्लीज, जी बिल्कुल। ग्राउंड्स जो आपने बताई हैं उस रिव्यू पिटीशन में हमारी ग्राउंड, सबसे पहली हमारी जो ग्राउंड है वो ये है कि बच्ची की उम्र कम है और जिस सूबे में बच्ची का निकाह हुआ उस सूबे का कानून ये कहता, उस वक़्त ये कहता था कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती। तो मारिया शहबाज केस को एक और भी क्रेडिट जाता है कि इस केस के फ़ौरन बाद आपका एक 18 साल की उम्र का कानून भी पास हो चुका है। तो ग्राउंड्स हमारी यही हैं, सबसे बड़ी हमारी ग्राउंड यही है कि बच्ची माइनर है। मज़हब के मामले में हम नहीं चाहते, वो हर शख्स की अपनी कंसेंट है। इसमें एक चीज़ जो हम अपने सियासी लोगों से 4 नुकात जो गुजारिशात करना चाहते हैं वो मैं आपको पढ़े देता हूँ। इसके बाद अगर कोई सवाल हुआ तो वो कर सकता है, वरना हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर देंगे। पहला, 18 साल से कम उम्र अक़लियती बच्चियों के मज़हब तब्दील करने पर पाबंदी आयद की जाए। जिस मुकदमा में कम उम्र अक़लियती बच्चियों के अगवा, तब्दीली मज़हब और कम उम्री की शादी के मामला जुड़े हों, उन मुकदमात में मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या कोई भी जज
बच्ची का नादरा का बेफॉर्म या यूनियन काउंसिल का अंदराज पैदाइश फार्म देखे बगैर बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड ना करें। तीसरा पॉइंट, तब्दीली मज़हब और कम उम्री शादी के मुकदमात में पुलिस को तरबियत दी जाए ताकि ऐसे मुकदमात में बेहतर तफ्तीश के ज़रिए मुकदमात पाया तकमील तक पहुँचे। चौथा और आखिरी पॉइंट, अदालतों के हवाले से कानून बनाया जाए जिसमें कोई अबहाम ना हो कि अदालतें बच्चों की पैदाइश के हवाले से नादरा के बे फॉर्म को हतमी डॉक्यूमेंट तस्वर करें। बहुत शुक्रिया।